हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपने अपने एग्जाम्स की तैयारियों में लगे होंगे। हमने अपना टॉपिक स्टार्ट किया हुआ है द ह्यूमन आई एंड द वंडरफुल वर्ल्ड। प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस कर लिया था ह्यूमन आई, उसके स्ट्रक्चर, डायग्राम, उससे रिलेटेड टॉपिक्स और डिफेक्ट्स के बारे में। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इस चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक, डिस्पर्जन, प्रिज्म, एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन। तो ये स्टार्ट करते हैं हम अपनी वीडियो और डिस्कस करते हैं प्रिज्म के बारे में। तो देखिए, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि प्रिज्म क्या होता है। प्रिज्म एक ट्रायंगुलर शेप का ग्लास का बना हुआ एक स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर से जब भी लाइट रेज गुजरती हैं तो 7 कलर्स में डिवाइड हो जाती हैं और इस फिनोमेनन को डिस्पर्जन के नाम से जाना जाता है। कुछ यहाँ पर हम यहाँ इस तरीके से देख पा रहे हैं कि ये हमारा एक ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर है जिसके अंदर से जब भी कोई व्हाइट लाइट गुजरती है तो वो 7 कलर्स में ब्रेक हो जाती है, स्प्लिट हो जाती है और इसी फिनोमेनन को डिस्पर्जन के नाम से जाना जाता है। 7 कलर्स होते हैं, वो कौन कौन से 7 कलर्स होते हैं? एक्चुअली ये जो 7 कलर्स हैं इनको शॉर्ट फॉर्म में विबग्योर के नाम से जाना जाता है। और ये विबग्योर कौन कौन से कलर्स हैं? V से वॉयलेट, I से इंडिगो, B से ब्लू, G से ग्रीन, Y से येलो, O से ऑरेंज और R से रेड। इन 7 कलर्स में वो जो व्हाइट लाइट है वो डिस्पर्स हो जाती है, स्प्लिट हो जाती है, टूट जाती है, ब्रेक हो जाती है। इस फिनोमेनन को हमने क्या नाम दिया है? डिस्पर्जन का नाम दिया है। ठीक है, तो अब देखिए यहां पर आपको दिखाई दे रहा है कि जो सबसे नीचे वाला कलर है वो वॉयलेट कलर होता है और जो सबसे ऊपर वाला कलर होता है वो रेड कलर होता है। अब कई बार आपको ये डायग्राम देके भी यहाँ से ये आपको कलर्स पूछे जा सकते हैं या फिर ये पूछा जा सकता है कि जो सबसे नीचे वाला कलर होता है वो कौन सा होता है, सबसे ऊपर वाला कलर कौन सा होता है, या ये पूछा जा सकता है कि जब भी व्हाइट लाइट प्रिज्म से होके गुजरती है तो सबसे ज्यादा कौन सा कलर बेंड होता है। तो सबसे ज्यादा वॉयलेट कलर बेंड होता है और सबसे कम रेड कलर बेंड होता है। ऐसा क्यों होता है कि वॉयलेट कलर ही सबसे ज्यादा बेंड हो रहा है? क्योंकि जो वॉयलेट कलर होता है उसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होती है और वेवलेंथ सबसे कम होती है, जबकि जो रेड कलर होता है उसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है, फ्रीक्वेंसी कम होती है, इस वजह से वो कम बेंड होता है। अब ये ऐसा क्यों हो रहा है उसके बारे में भी हम डिस्कस करने वाले हैं और प्रिज्म से रिलेटेड कुछ और टर्म्स के बारे में हम डिस्कस करते हैं जहां से क्वेश्चंस पूछा जाता है। तो देखिए, ये है हमारा प्रिज्म और इसी प्रिज्म से कैसे रिफ्रैक्शन होता है या कैसे डिस्पर्जन होता है उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो देखिए, ये जो हमारा एक ट्रायंगुलर शेप है यही हमारा प्रिज्म है। इस प्रिज्म के अंदर ये जो एंगल होता है इसको एंगल ऑफ प्रिज्म या प्रिज्म एंगल के नाम से जाना जाता है। अब देखिए, ये जो हमारा सरफेस है यहाँ एयर है और ये जो प्रिज्म है ये ग्लास का बना हुआ है, यानी ये जो रेयरर मीडियम है और ये डेंसर मीडियम है। अब आपको पता होगा कि जब भी कोई लाइट रे रेयरर से डेंसर के अंदर जाती है तो वहां पर रिफ्लेक्शन देखने को मिलता है और एक और चीज होती है, वो क्या होती है? अब ये हमारा एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस और रिफ्लेक्टिंग सरफेस के नॉर्मली यहाँ पे हाइपोथेटिकली काल्पनिक लाइन एक नॉर्मल हमने ड्रॉ कर रखा है और ये हमारे इंसिडेंट रे व्हाइट लाइट आ रही है। अब ये जो व्हाइट लाइट यहाँ पे आ रही है जैसे वो रेयरर से डेंसर की तरफ जाती है तो आपको पता है कि वो जो लाइट रे है वो नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाती है। अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, ये हमारी है इंसिडेंस एंगल यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस और ये यहाँ पर रिफ्लेक्शन हो रहा है तो ये है हमारा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब यहाँ पर इस ग्लास के अंदर ये जो लाइट रे है ये ट्रेवल कर रही है। अब फिर से यहाँ पे रिफ्लेक्शन होगा क्योंकि अब ये डेंसर से रेयरर की तरफ जा रही है और जब ये डेंसर से रेयरर की तरफ जाती है तो वो हमेशा अवे फ्रॉम द नॉर्मल चली जाती है और ये हमारा जो है जो एंगल आर है और ये जो है हमारी एमर्जेंट रे है जो रेयरर से डेंसर की तरफ बाहर निकल रही है, सॉरी डेंसर से रेयरर की तरफ जा रही है। और अब ये जो एमर्जेंट रे है ये नॉर्मल के साथ एंगल ऑफ एमर्जेंस बना रही है। अब ये जो इंसिडेंट रे है अगर ये बेंड ना हुई होती तो ये स्ट्रेट ऐसे चली जाती और ये जो एमर्जेंट रे है अगर हम इसको भी एक्स्ट्रापोलेट करने की कोशिश करते हैं तो यहाँ पे ओ पॉइंट पे हमें मिलती हुई दिखाई देती हैं और यहाँ इन दोनों ने एक एंगल बना रखा है जिसको हमने एंगल ऑफ डेविएशन का नाम दिया है, जिसको हम डेल के नाम से जानते हैं।
अब ये जो एंगल ऑफ डेविएशन है यही हमें बताता है कि ये जो इंसिडेंट रे है ये कितना डेविएट हो रही है जब इस प्रिज्म से बाहर निकल रही है। अब देखिए ये जो एंगल ऑफ डेविएशन है ये हमारा कहाँ काम आता है या इससे रिलेटेड किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो देखिए अभी हम एंगल ऑफ डेविएशन के बारे में बात कर रहे थे, एंगल ऑफ डेविएशन जिसको डेल के नाम से जाना जाता है। अब हमने एंगल ऑफ प्रिज्म भी देखा जो हम ए के नाम से जानते हैं। अब उस ए के बारे में भी पूछा जा सकता है कि एंगल ए जो होता है वो किसके इक्वल होता है, तो R1 प्लस R2, यानी कि जो दो एंगल हैं रिफ्रैक्शन के, अभी देखिए यहाँ पे ये जो हमारे पास एक यहाँ रिफ्रैक्शन हो रहा है और एक यहाँ रिफ्रैक्शन हो रहा है, इनको ही हम R1 और R2 बोल रहे हैं और इनका ही एडिशन किसके इक्वल होता है, ए यानी कि एंगल ऑफ प्रिज्म के इक्वल होता है। बाय चांस आपसे क्या पूछा जा सकता है, आपसे ये जो डेविएशन एंगल होता है ये भी फाइंड आउट करना आ सकता है, आया ही है। और ये जो एंगल ऑफ डेल होता है या फिर एंगल ऑफ डेविएशन होता है ये किसके इक्वल है, I प्लस E माइनस A। I क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, E क्या है, एंगल ऑफ इमर्जेंस, और A क्या है, एंगल ऑफ प्रिज्म। एंगल ऑफ जो प्रिज्म है वो आप यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हो। तो इससे रिलेटेड भी कुछ क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं और एग्जाम में ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा तो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड ही आपको देखने को मिलेगा। तो अब देखिए प्रिज्म के अंदर ये जो भी फिनोमिनन हो रहा है ये रिफ्रैक्शन हो रहा है, क्योंकि जब भी लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है तो उसको रिफ्रैक्शन बोला जाता है। और ये तो हमें पता ही है कि जो प्रिज्म होता है वो व्हाइट लाइट को 7 कलर्स में ब्रेक कर देता है जिसको डिस्पर्जन बोला जाता है। तो देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे स्कैटरिंग ऑफ लाइट के बारे में। अब स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या होता है, लाइट का स्कैटर हो जाना। अब हमारे एटमॉस्फेयर में बहुत सारे डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, वाटर के पार्टिकल्स होते हैं, स्मोक के पार्टिकल्स होते हैं और वो पार्टिकल्स इतने बड़े होते हैं कि उनके ऊपर जब भी लाइट पड़ती है तो उसको स्कैटर कर देते हैं, उसको बिखेर देते हैं, क्योंकि जो हमारी लाइट है, जो व्हाइट लाइट है, वो कई कंपोनेंट्स, कई कलर्स की बनी होती है। अब देखिए जैसा कि आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि ये जो व्हाइट लाइट है ये सन से आ रही है और यहाँ पर कुछ ये डस्ट का पार्टिकल है और जब भी व्हाइट लाइट इसके ऊपर गिरेगी तो ये व्हाइट लाइट कई कलर्स में ब्रेक हो जाती है, स्कैटर हो जाती है और इसी को स्कैटरिंग ऑफ लाइट के नाम से जाना जाता है। अब इसकी वजह से हमें कई फिनोमिनन देखने को मिलते हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। आपको क्या क्वेश्चन दिया जा सकता है कि स्काई का ब्लू कलर क्यों होता है, तो वो स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से होता है। और ये ब्लू ही क्यों दिखाई देता है, दोपहर के समय हमें मोस्टली ब्लू कलर का ही स्काई देता है क्योंकि उस टाइम जो सन होता है वो बिल्कुल हमारे सिर के ऊपर होता है। अर्थ और सन के बीच में सबसे कम मिनिमम डिस्टेंस उस टाइम होता है और उस टाइम जो व्हाइट लाइट वो स्कैटर हो रही है उसका सिर्फ ब्लू कलर ही स्कैटर हो पाता है और वो ब्लू कलर डायरेक्ट हमारी आईज तक आता है, इसलिए उस टाइम हमें जो स्काई है उसका ब्लू कलर दिखाई देता है। इसी वजह से समुद्र का भी जो है ब्लू कलर दिखाई देता है, पानी का ब्लू कलर दिखाई देता है स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से। शाम के टाइम सनराइज और सनसेट के टाइम जो स्काई होता है, आसमान का कलर ऑरेंज या रेडिश दिखाई देता है क्योंकि उस टाइम अर्थ और सन के बीच में मैक्सिमम डिस्टेंस होता है और उस टाइम स्कैटरिंग ऑफ लाइट हो रहा है। लेकिन उस टाइम जो स्कैटरिंग ऑफ लाइट हो रहा है तो जो कलर्स हैं, जो कम वेवलेंथ के कलर्स हैं वो तो स्कैटर होके बहुत पीछे रह जाते हैं और हमारी आईज तक पहुंच ही नहीं पाते हैं। सिर्फ जो ज्यादा वेवलेंथ के कलर्स है जैसे ऑरेंज, रेड, वही हमारी आईज तक पहुंच पाते हैं। इसलिए सनराइज और सनसेट के टाइम हमें जो आसमान है वो ऑरेंज कलर का दिखाई देता है और कौन सा फिनोमिनन वहां पे काम कर रहा है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट वहां काम कर रहा है। अब देखिए क्या होता है कि आपको जो लाइट का जो रास्ता होता है वो दिखाई देता है। कई बार क्या होता है कहीं किसी धुएं से या धूल वाले प्लेस से अगर कोई लाइट जा रही है तो उस लाइट का पाथ हमें क्लियरली विजिबल होता है और इसी को टिंडल इफेक्ट के नाम से जाना जाता है क्योंकि वहां पे जो स्मोक या डस्ट के पार्टिकल्स हैं वो उस लाइट को स्कैटर कर देते हैं, स्प्लिट कर देते हैं और ये कौन सा फिनोमिना है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट है। अब देखिए कुछ और भी ऐसे फिनोमिनन होते हैं जहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब देखिए आपको जो है स्टार्स क्या होते हैं, स्टार्स हमें बहुत ऊपर दिखाई देते हैं, आसमान में बहुत छोटे साइज के दिखाई देते हैं। ऑफ कोर्स जो स्टार्स वो अर्थ से बहुत दूर हैं, लेकिन एक्चुअल में क्या होता है
जो स्टार्स होते हैं जितने ऊपर दिखाई देते हैं वो उतने ऊपर होते नहीं हैं। और इसके पीछे क्या रीजन है? एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन है। जैसे ही लाइट स्टार्स से अर्थ की तरफ आती है, अब अर्थ में एटमॉस्फेयर है, और जो एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर में बहुत सारी लेयर्स होती हैं, और वो जो लेयर्स हैं उन सबकी डेंसिटी अलग अलग है। तो जैसे ही लाइट उन डिफरेंट लेयर्स से, उन डिफरेंट डेंसिटी वाली लेयर्स से होके आती है, वो रिफ्रैक्ट होते हुए आती है और अपना जो है जो उनकी बेंडिंग होती चलती है। अब उसी बेंडिंग की वजह से वो जो स्टार्स है वो अपनी एक्चुअल पोजीशन से कुछ ऊपर दिखाई देते हैं, इसलिए वो हमें बहुत दूर दिखाई देते हैं। और इसी की वजह से हमें जो सितारे होते हैं वो ट्विंकलिंग करते, टिमटिमाते हुए नजर आते हैं। अब जो प्लैनेट्स होते हैं वो क्यों नहीं ट्विंकलिंग करते हुए नजर आते हैं? क्योंकि एक तो वो बहुत बड़ी बॉडीज होती है और अर्थ के बहुत ही नजदीक होते हैं वो। अब देखिए, जो हमें सनराइज और जो सनसेट होता है, सनराइज अपने टाइम से 2 मिनट पहले हमें दिखाई देना स्टार्ट हो जाता है और सनराइज के 2 मिनट बाद तक हमें जो सन होता है वो दिखाई देता है। यानी कि जो सन है वो हमें एक्चुअली से 4 मिनट ज्यादा दिखाई देता है, इसलिए जो दिन होता है वो 4 मिनट ज्यादा लंबा होता है। अब ये क्यों हो रहा है? क्योंकि जो सन है हमारा, देखिए जो सन है जब तक वो हॉरिजॉन से ऊपर उठा भी नहीं है तब भी वो सन हमें दिखाई देने लग जाता है। 2 मिनट पहले ही सनराइज से सन दिखाई देने लग जाता है। उसके पीछे रीजन क्या है? वही एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। और सनसेट शाम को हो चुका है लेकिन फिर भी 2 मिनट तक हमें सन दिखाई देता रहता है। ये भी किस वजह से? एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से है। ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं और आगे आने वाले एग्जाम्स में भी बार बार आपसे पूछे जाएंगे। तो इस टाइप के कुछ क्वेश्चंस हैं जो हमने डिस्कस किए हैं। क्यों होता है, कैसे होता है, कौन सा फिनोमिनन कहाँ जो होता है वो पूछा जा सकता है। आई होप ये चीजें आपको समझ आई होंगी। तो इस चैप्टर से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट।